हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस हफ्ते आपकी डेली करंट अफेयर का सेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो पूरे हफ्ते भर जो कि आपने सेलिब्रेशन में गुजारा होगा, दिवाली जो है इस बार आप लोगों ने सेलिब्रेट की है अच्छे से। तो बच्चे, पूरे हफ्ते भर न्यूज आपकी रह गई है, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन सेशन तो नहीं होगा ना, क्योंकि पहली बार ही आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो ध्यान से आपको क्वेश्चन को करना है और उसकी न्यूज में आपको डिटेल में बताऊंगी, वो भी बच्चे आपको समझना है। ठीक है, अच्छा, कौन सा देश है जिसके द्वारा मर्कोसर फ्रेमवर्क, ठीक है, इसके तहत अपने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का दायरा बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं, ताकि इससे और सेक्टर और प्रोडक्ट शामिल किए जा सके। अब बेसिकली आपको याद रखना है बच्चे इसमें आपका कि कौन कौन से कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने आपस में अपना जो पीटीए है, पीटीए यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको बढ़ाने के लिए ये आपका क्या किया है, एग्रीमेंट पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कौन सा देश है ये? इसमें आपके दो देश हैं, एक तो बच्चे भारत है और दूसरा आपका ब्राजील है। ठीक है, इंडिया और ब्राजील के द्वारा जो है आपका ये किया गया है, इंडिया और ब्राजील के द्वारा इसका ये आपका किया गया है। ठीक है, भारत और ब्राजील बच्चे आपका इसमें शामिल है, इसे याद रखना। इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो नया शब्द मैंने आपको बताया है, ये है आपका पीटीए, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, और फ्रेमवर्क का नाम क्या है आपका? मर्कोसर फ्रेमवर्क है। ठीक है, किस किस के बीच में है ये है आपका भारत और ब्राजील के बीच में। ठीक है, भारत और ब्राजील के बीच में है। अब थोड़ा सा बच्चे ब्राजील को मैं आपको दिखाऊं तो ब्राजील जो है आपका एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में जो है आपका ब्राजील आता है। इसकी कैपिटल यहाँ पे जो है ब्रासिलिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे ब्रासिलिया इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो ब्राजील के बारे में इतना याद रखना। ये जो है आपका बाकी जो इसके पड़ोसी देश है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आपका पेरू है, यहाँ पे आपका बोलीविया है। ठीक है, नीचे जो है आपको यहाँ पे उरुग्वे है। तो इस तरीके से जो है इन देशों से घिरा हुआ है। दूसरी तरफ जो है आपका अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का देश है और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपका आता है। अब इसी का एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से देखने से। ये बच्चे आपका लैटिन अमेरिका कंट्री। ठीक है, तो लैटिन अमेरिका क्या है या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन सी होती है? जहां पे अमेरिका में उन देशों में जहां पर की रोमन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, कौन सी भाषाएं? जैसे कि स्पेनिश हो गया, पोर्तुगीज हो गया आपका। ठीक है, ये भाषाएं जो है जहां पे बोली जाती हैं, उन कंट्रीज को जो है आपका क्या कहा जाता है? लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, आज भी अगर आप देखेंगे बच्चे, यहाँ से जो है आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसे जो है आपका लैटिन अमेरिका कहते हैं। टोटल में जो है आपकी यहाँ पे 20 कंट्रीज आती हैं। ठीक है, और लगभग 600 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो कि इन यूरोपियन लैंग्वेजेस को यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा याद रखना। साउथ अमेरिका में जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे जो है आपका ब्राजील है, चिली है, वेनेजुएला है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, उरुग्वे है, पेरू है, प्रागवे है। ये सारी की सारी कंट्रीज जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे कौन सी आपकी लैटिन अमेरिकी कंट्रीज है? जैसे कोस्टारिका बहुत फेमस है बच्चे। ठीक है, कोस्टारिका है आपका। ठीक है, क्यूबा है, हैती है, निकारागुआ है, होंडुरस है, पैनमा है। ठीक है, आपका मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर है। ये सारी की सारी जो है आपकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है जहां पर के लोगों के द्वारा ये भाषाएं बोली जाती हैं, ये जो है आपकी क्या है? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं। ठीक है, इनको याद रखना बच्चे। 20 से ज्यादा देश ही हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन कौन से शहर में किया है? टाइटेनियम का और दूसरा है आपका सुपर एलॉय। ठीक है, टाइटेनियम का और सुपर एलॉय का एक प्लांट जो है आपका इनोग्रेट किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पे किया गया है? यूपी। ठीक है, यूपी में बच्चे आपका कहां पे हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्पेसक्राफ्ट ने चांद के एक्सोस्फीयर पर असर डालने वाली सोलर एक्टिविटी का पहला डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया है? अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे बच्चे। चंद्रयान 2, सभी को पता होगा कि चंद्रयान 2 जो है आपका फेल हो गया था, ये क्रैश हो गया था। ठीक है, इसका जो लैंडर भेजा गया था विक्रम, उसे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है आपका भेजा था, लेकिन ये जो है आपका क्रैश हो गया था। लेकिन बच्चे इसमें और भी पेलोड थे। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था ना, इसमें जो है आपके और भी पेलोड थे। तो सक्सेसफुली इसके कुछ पेलोड हैं जो कि आज भी चांद के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि चांद को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो चंद्रयान 2 के द्वारा हाल ही में
चंद्रयान 2 आपको याद रखना है। हाल ही में चांद का जो एक्सोस्फीयर है यानी कि आयन मंडल जिसे हम कहते हैं, उस पर सोलर एक्टिविटी का क्या असर होता है, जो सूर्य से किरणें आती हैं, फिर सूर्य से जो रेडिएशन आता है उसका चांद पर क्या असर होता है, इसका जो है आपका इन्होंने क्या बताया है, एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है बताया है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कौन से उसने किया है, ये बच्चे आपका चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, किसने किया है, ये चंद्रयान 2 के द्वारा ये आपका किया गया है, इसे थोड़ा सा याद रखना न्यूज को। ठीक है, पूछी जा सकती है ये। तो ये आपका चंद्रयान 2 है जिसके के द्वारा इंडिया का जो दूसरा लूनर मिशन था, है ना, जो बच्चे आपका इसने सन का जो कोरोनल मास इजेक्शन, इसे सीएमई कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन, जब सन रेडिएशन जो है, सूर्य का रेडिएशन इतनी बड़ी मात्रा में जो है आपका किसी उपग्रह की तरफ या फिर ग्रह की तरफ आता है, उसे सीएमई कहते हैं। ठीक है, तो इस सीएमई का मून के सतह पर क्या असर होता है वो ऑब्जर्व किया है चंद्रयान 2 ने। ठीक है, और चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2 में बचे आपका एक जो है आपका पेलोड भेजा गया था। इस पेलोड का नाम है आपका चैस। ठीक है, CHACE चैस 2, चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 नाम है इसका। ये चांद के चारों ओर, चांद की जो ऑर्बिट है वहां पे जो है आपका चक्कर लगा रहा है और लगातार जो है आपका ये चांद की सतह को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसके द्वारा क्या बताया गया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने बताया है कि जब सीएमई ने चंद्रमा पर प्रभाव डाला तो दिन के समय चंद्रमा के बाह्य मंडल पर दबाव बढ़ गया था। देखिए, ये जो है ऑब्जर्वेशन है बच्चे, ये जो है ऑब्जर्वेशन किया है किसने, चैस 2 ने, जो कि चंद्रयान 2 के द्वारा भेजा गया था। बाकी चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से इसे GSLV MK3 इस रॉकेट का इस्तेमाल करके प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है बच्चे आपके टोटल 8 पेलोड गए थे। ठीक है, 8 पेलोड गए थे, एक जो है आपका विक्रम लैंडर भी गया था जो क्रैश हो गया था। ठीक है, वो भी गया था। अच्छा, 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को चंद्रमा की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 जो है आपका ये, इसने हमारा रिसेंटली ऑब्जर्वेशन किया है सूर्य की रेडिएशन के बारे में कि उसका असर क्या होता है मून पे, ठीक है, चांद पे। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां एडिशन किस राज्य में होगा, तो इस बार बच्चे आपका ये राजस्थान में होने वाला है। ठीक है, इस बार जो है आपका ये राजस्थान में होने वाला है। राजस्थान में अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल जो है आपकी ये कंट्री, ये जो है आपकी सिटीज है जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। जयपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, कोटा है, भरतपुर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे आपका ये होगा। नवंबर 24 से लेकर के दिसंबर 5 तक होगा ये। ठीक है, और इंडिया, ये आपको याद रखना है कि ये 5वां एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां एडिशन है, राजस्थान के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग शहरों में किया जाएगा। अगला आपका स्टेट माइनिंग रेजिडेंस रेडीनेस इंडेक्स 2025 में मिनरल से भरपूर राज्यों में कौन सा राज्य है जो पहले स्थान पर है। ठीक है, वो स्टेट जहां पर की मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में है, वो स्टेट कौन सा है। अब ये जो आपकी इंडेक्स आई है, सूचकांक आया है, इसमें और भी चीजें बच्चे याद करने के लिए। ठीक है, 2025 की जो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है, इसने बताया है कि मध्य प्रदेश जो है आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, मिनरल रिच स्टेट में, कैटेगरी ए में। ठीक है, और इसके बाद में आपका दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे नंबर पे आपका गुजरात है। बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना, ये अलग अलग राज्यों को जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो उन स्टेट की है जिन्हें हम कहते हैं मिनरल रिच स्टेट, जहां पर की भरपूर मात्रा में आपके क्या है, मिनरल है। ठीक है, उसके बाद में कैटेगरी बी आती है जहां पर की मॉडरेट मात्रा में मिनरल है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी कैटेगरी सी आती है जहां पर की लिमिटेड मिनरल एंडोरमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों को इस तरीके से आपका कैटेगराइज किया गया है, उसके आधार पे जो है उनको रैंक दी गई है। ठीक है, तो आपको कैटेगरी ए का पूछा है, आपको पूछा है कि मिनरल रिच स्टेट में, जो मिनरल रिच स्टेट है उसमें पहले नंबर पे कौन है, तो उसमें पहले नंबर पे है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे जो है आपका राजस्थान है। ठीक है, इतना याद रखना बच्चे, दूसरे स्थान पे आपका क्या है, राजस्थान है, पहले नंबर पे जो है आपका ये मध्य प्रदेश है। अच्छा, मिकनॉफ जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया था, इसका मतलब क्या है मिकनॉफ, ये आपको याद रखना बच्चे। ठीक है, मिकनॉफ आपका क्या है, भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन।
ठीक है, ये है आपकी भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक। ठीक है, अब एंटीबायोटिक क्या काम करती है, हमारे शरीर में बैक्टीरिया से जनित रोग, बैक्टीरिया के कारण जो होने वाले डिजीजेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है ये ड्रग्स, एंटीबायोटिक जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपका भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है, नाम है इसका नेफिथ्रोमाइसिन, और इसे जो है आपका मिकनॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या। तो रिसेंटली हमारे जो यूनियन है, यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि इंडिया का जो है पहला फर्स्ट इंडिजीनियसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ये जो है बनाया गया है। फिर पूछा जाएगा कि डेवलप किसने किया है, तो ये जो है आपका बिराक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, ठीक है, इनकी हेल्प से जो बच्चे आपका ये बनाया गया है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो तो आपका नेफिथ्रोमाइसिन है, लेकिन इसका जो ट्रेड नेम है वो है आपका मिकनॉफ। ठीक है, इसका ट्रेड नेम रखा गया है आपका मिकनॉफ। ठीक है, इसका नाम बच्चे याद रखना। और ये जो है आपका पहली बार, इट इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल इंटायरली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, डेवलप्ड एंड क्लिनिकली वैलिडेट इन इंडिया। ठीक है, तो पहला जो है इस तरीके से जो है आपका ये एंटीबायोटिक बना है। इट इज द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटीबायोटिक एम्ड एट टैकलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR। ये भी साइंस के लिए आपका है AMR। AMR का मतलब क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, EMR। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज AMR? AMR क्या होता है बच्चे, ये आप लोगों ने देखा होगा जो आपके जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, पैरासाइट्स है, ठीक है, ये बच्चे आपके क्या होते हैं शरीर में, कोई इंसान आप लोगों ने देखा होगा उसको अगर बार बार एलर्जी हो रही है, बार बार जो है आप अगर वो इन्फेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और इन्फेक्शन के बाद में वो जो है तुरंत दवाई खा रहा है ना, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर जो है वो दवाइयों के प्रति भी रिएक्ट करना बंद कर देता है। ठीक है, उस सिचुएशन को AMR कहते हैं। ठीक है, जब क्या हो कि हमें जो है दवाइयां, जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स हैं वो भी जो है हम पे काम करना बंद कर दे, ठीक है, उसे AMR कहता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, AMR का जो सिचुएशन है उसको बच्चे आपका क्या किया जाता है, उसको उससे लड़ने के लिए जो है आपका बनाया गया है, एंटीबायोटिक बनाया गया है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो AMR क्या है आपका, AMR वो कंडीशन है जबकि वायरस, फंगस, पैरासाइट जो है ये एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन के प्रति रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। आप कितनी भी दवाई खा ले वो जो है आपका फिर भी वायरस जो है जिंदा रहेगा, वो हमारे शरीर को जो है प्रभावित करता रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को AMR कहते हैं। और ये जो हमने एंटीबायोटिक बनाई है वो इसी से लड़ने के लिए, इसी से टैकल करने के लिए डेवलप की गई है। ठीक है, अच्छा 2025 का जो सुल्तान जौहर कप, ये कौन सी टीम ने जीता है, पहले तो ये याद रखेंगे कि सुल्तान जौहर कप जो है बच्चे इसका संबंध है फील्ड हॉकी से। ठीक है, हॉकी से है, ये आपका मलेशिया में, कहाँ पे हुए, ये आपका मलेशिया में खेला जाता है। ठीक है, मलेशिया में इसका फाइनल हुआ है और फाइनल में जो है इंडिया की टीम थी बच्चे। ठीक है, लेकिन इंडिया की टीम जो है हार गई है, तो भारत की टीम फाइनल में हारी है, इसका मतलब भारत की टीम को सिल्वर मेडल दिया गया है। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है और भारत की टीम जो है आपका ये सिल्वर मेडल के साथ में सेकंड प्लेस पे रही है। फाइनल हुआ है आपका मलेशिया में। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, कहाँ पे हुआ है आपका, मलेशिया, बहरू नाम की जगह है, वहां पे जो है आपका फाइनल हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया है। अगला बच्चे, उस शिपयार्ड को पहचाने जहां पर कि BY-528 मैगडाला छठा एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट कमीशन किया गया है। अभी रिसेंटली इसका नाम है मैगडाला। ठीक है, मैगडाला बेसिकली क्या है, यह है आपका एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है, पानी का जहाज है, एंटी सबमरीन है ये। ठीक है, और ये जो है कमीशन किया गया है बच्चे किसके लिए, हमारे कोस्ट गार्ड के लिए और इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, तो किसके द्वारा इसे कमीशन किया गया है, ये है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कोची यानी कि केरला। ठीक है, यहाँ पे इसे कमीशन किया गया है। ठीक है, इतना बच्चे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, रामानुजन फेलोशिप प्रोग्राम भारत और किस देश के बीच में बीच एक मिलकर के शुरू किया गया प्रोग्राम है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से जो एग्रीमेंट पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे। तो एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है रामानुजन फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इन दो कंट्रीज के द्वारा जो है आपका फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, इन दो देशों ने जो है आपका इसे स्टार्ट किया है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या एम करता है, क्यों किया गया है बच्चे, ये आपका ये किया गया है यंग इंडियन साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं वो लंदन में जाए,
ठीक है, लंदन में जो आपकी मैथमेटिकल साइंसेस के रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट है वहां पे जाकर के जो है अपना काम करें, ठीक है, रिसर्च करें, रिसर्च कंडक्ट करें। तो उन बच्चों के लिए जो है आपका ये किया गया है, इंडिया और यूके की सरकार ने जो है ज्वाइंटली इसे लॉन्च किया है। तो इसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम, ठीक है, इंडिया और यूके के बीच में हुआ है। यूके की कंडीशन थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि यूके जो है इसके 4 पार्ट है, जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। एक कंट्री आपका सेपरेटली बच्चे इंग्लैंड कहलाता है ना, इसकी कैपिटल है लंदन में, इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन में। लेकिन यूके जो है, यूके के 4 पार्ट है। एक पार्ट है आपका स्कॉटलैंड, ठीक है, ये आपका स्कॉटलैंड है। फिर आपका नॉर्दर्न आइलैंड आता है, और एक आपका वेल्स आता है, और एक आपका इंग्लैंड आता है। तो बेसिकली इन 4 अलग अलग भागों से मिलकर के जो है आपका इंग्लैंड बनता है, ठीक है। ये बच्चे आपका इंग्लैंड है। इन सभी 4 स्टेट की आपको कैपिटल याद रखनी है। नॉर्दर्न आइलैंड की बात करें, इसकी कैपिटल जो है बेलफास्ट में है, ठीक है। अगर हम वेल्स की बात करें तो कार्डिफ में इसकी कैपिटल है। इंग्लैंड की आप सभी को पता होगी लंदन में है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे आपका है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की है आपके एडिनबर्ग, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 हिस्से हैं, किसके, यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, यूके के, ठीक है। इतना बच्चे आपको याद रखना है। तो कहाँ कहाँ पे जो है इसकी क्या क्या कैपिटल है इनकी याद रखना। इंग्लैंड की सभी को याद होगी, लेकिन आपको साथ में जो है नॉर्दर्न आइलैंड की, स्कॉटलैंड की, आपका वेल्स की, इनकी कैपिटल भी याद रखनी है। उसके अलावा नॉर्दर्न आइलैंड के नीचे आप एक देश देखेंगे जिसे हम कहते हैं आयरलैंड। इसे क्या कहते हैं बच्चे, आयरलैंड कहते हैं। तो आयरलैंड की कैपिटल जो है डबलिन है, लेकिन आयरलैंड यूके का पार्ट नहीं है, ठीक है। आयरलैंड जो है यूके का पार्ट नहीं है, इसे भी याद रखना। अगला है डैनियल नारोडिस्की, इसका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन से खेल से जुड़े थे, इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा जो है इनकी हो रही है। ये है बच्चे आपके शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी रहे आपके डैनियल नारोडिस्की, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रिसेंटली बच्चे इनकी थोड़ी सी मतलब अभी ये नहीं मालूम चला है कि कैसे इनकी डेथ हुई है, लेकिन बहुत कम उम्र में जो है बच्चे आपकी ये मतलब इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। इनका नाम काफी चल रहा है, डैनियल नाम है इनका, नारोडिस्की, शतरंज से जुड़े हुए खिलाड़ी, ठीक है। और ये जो है सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, है ना। ये जो है आपके काफी फेमस थे बच्चे सोशल मीडिया पे भी, ठीक है, काफी फेमस थे। चेस के बारे में बताते थे, चेस के बारे में बात करते थे, चेस इंथुजियास्ट थे, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। अमेरिकन चेस ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है बच्चे इनकी अनएक्सपेक्टेड डेथ जो है देखी गई है, ठीक है। अगला है आपका कोटड़ा भादली, एक प्राचीन हड़प्पा सभ्यता स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है, इस जगह का नाम याद रखना, कोटड़ा भादली, ठीक है। अब ये पूछा जाएगा कि क्यों आया है चर्चा में। तो कोटड़ा जो भादली है बच्चे, अभी रिसेंटली जो है आपका डेक्कन कॉलेजेस की स्टडीज में बताया गया है। School for Liberal Arts and ASI has identified the Harappan site of Kota Bhadli in Kutch, Gujarat as the earliest known as the Karavansrai, indicating a well-organized trade infrastructure dating back to लगभग 2000, ठीक है, 2000 से 1900 BC के पहले बचे आपका ये शहर एक मिला है, ठीक है। शुरुआत में जो है आपका ये मिला है, इसका नाम है कोटड़ा भादली, ठीक है, इसलिए जो है आपका ये चर्चाओं में रहा है। अगर इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो धोलावीरा को ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हैं। धोलावीरा जो है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक साइट है जो कि गुजरात में है, ठीक है। उसी के नीचे बच्चे आपका यहाँ पे है कोटड़ा भादली, ठीक है। तो ये भी जो है आपका एक लिस्ट किया गया है, इसे भी रिकॉग्नाइज किया गया है एक हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट के तौर पे, ठीक है। और एएसआई के द्वारा जो है बच्चे इसे आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस जगह का नाम याद रखना। और ये जगह जो है आपके कहाँ पे है, कच्छ खाड़ी में है, जो कि गुजरात स्टेट के तट पे आती है ना, कच्छ खाड़ी में आपको मिला है। अच्छा, भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की किस किताब ने 2025 का ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीता है। आपको पहले तो राइटर का नाम याद रखना है, इनका नाम है सुनील अमृत, और इनकी बुक है बच्चे द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है। पिछले 500 सालों की जो इन्वायरमेंटल हिस्ट्री है उसको इन्होंने लॉन्च किया है द बर्निंग अर्थ के नाम से। किताब का नाम है द बर्निंग अर्थ, ठीक है, और राइटर का नाम है सुनील अमृत, ठीक है। राइटर का नाम आपको याद रखना है, राइटर का नाम है सुनील अमृत। अच्छा, 2025 PN7 जो कि हाल ही में खबरों में है, वह क्या है, ये है आपका 2025 PN7, ठीक है। 2025 PN7 ये आपका क्या है, ये रिसेंटली बच्चे आपका मिला है, लेकिन ये है क्या, नासा के द्वारा कंफर्म किया गया है 2025 का PN7, ये क्या है बच्चे, अर्थ का टेम्परेरी सेकंड मून है, ठीक है। इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसे याद रखना। नासा के द्वारा जो है कंफर्म किया गया है कि ये टेम्परेरी मून है,
किसका? पृथ्वी का। ठीक है, टेम्परेरी मून है बच्चे ये आपका पृथ्वी का, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो मून मतलब आपको पता है मून क्या है बच्चे? ये है सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट का मतलब इसकी जो डेफिनेशन होती है, सैटेलाइट का मतलब है वो पिंड, वो आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या होता है? जो किसी तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। स्टार जो है आपका सन जो है स्टार है उसके चारों ओर घूमते हैं, है ना। उन 9 ग्रहों को हम सौर मंडल सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें से एक हमारा पृथ्वी भी है। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों ओर अगर कोई पिंड चक्कर लगा रहा है एक वृत्ताकार पथ में, तो वो क्या है आपका? वो उसका उपग्रह है, जैसे कि आपका चांद है, मून है। ठीक है, तो एक टेम्परेरी बच्चे आपका सेकंड मून डिस्कवर किया गया है, और ये आपको याद रखना है, ये है आपका 2025 PN7। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, ऑप्शंस के हिसाब से आपका क्या होगा? पृथ्वी का नया क्वासी मून। ठीक है, ये एक एस्ट्रॉइड है जो कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, लेकिन इसकी एज जो है, उम्र जो है ज्यादा नहीं है ना, मून के जैसा नहीं है, इसीलिए क्वासी मून है। ठीक है, ये आपका क्या है? क्वासी मून है। ये आपको बच्चे याद रखना है, टेम्परेरी अर्थ का मून है, नाम है इसका PN7 2025। अगला है 2025-27 के लिए विपो के जजों के सलाहकार बोर्ड का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको याद रखनी है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इनका नाम है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो रिसेंटली जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है प्रतिभा एम सिंह को चेयरपर्सन के रूप में। किसके चेयरपर्सन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्पो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, 2025 से लेकर के 2027 तक बचे इस टर्म के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। विपो का याद रखना। ठीक है, आईपी का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो ये बौद्धिक संपदा के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे विपो कहते हैं। तो विपो का जो सलाहकार बोर्ड है उसके चेयरपर्सन के रूप में, हेड के रूप में जो है आपका इंडियन को चुना गया है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह इनका नाम है। अगला है, भारत को हाल ही में किस संगठन ने कॉप10 ब्यूरो का वाइस चेयरपर्सन फिर से चुना है? ये भी आपका इंटरेस्टिंग है, इसे भी याद रखना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपका है, इंडिया को जो है आपका री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन के रूप में। किसके वाइस चेयरपर्सन के रूप में? ये है आपका ब्यूरो फॉर द एशिया पैसिफिक ग्रुप 4 फॉर द 2025-2027, 2025 से लेकर के 2027 तक। ठीक है, ये जो आपका 10वां सेशन है कॉप10 इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, किसके लिए बच्चे? ये है आपका डोपिंग इन स्पोर्ट्स, है ना। डोपिंग मतलब समझते हैं ना, कई बार खिलाड़ी को आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा खबरों में। कई बार खिलाड़ी क्या करते हैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, है ना, कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं, ड्रग का सेवन करते हैं जो कि इलीगल होता है ना, जो कि आपका इलीगल होता है। तो इस तरीके से जो है इनको कंट्रोल करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था काम करती है, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये जो संस्था है, इस संस्था के हेड के रूप में, ठीक है, संस्था के द्वारा जो है आपका ब्यूरो फॉर एशिया पैसिफिक के हेड के रूप में जो है आपका चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है इंडिया को 2025 से लेकर के 2027 तक। ये आपको याद रखना है बच्चे। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस सेंटर को बनाने के लिए MOU साइन किया है? कोल इंडिया लिमिटेड और साथ में आपका आईआईटी मद्रास, दोनों के बीच में बच्चे आपका एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट का नाम आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, या फिर किस चीज पे जो है आपका ये एग्रीमेंट हुआ है? तो ये जो है आपका हुआ है सस्टेनेबल एनर्जी पे, याद रखना है इसे। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड नाम आप लोगों ने सुना होगा, आईआईटी मद्रास बहुत बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो दोनों के बीच में बच्चे आपका ये हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, और ये किसके लिए? सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। ठीक है, एक ऐसा सेंटर बनाने जाना है दोनों के द्वारा, जो कि है सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी बनाया जाएगा, और ये जो है दोनों के द्वारा मिल करके बनाया जाएगा। एक तरफ आपका CIL है और दूसरी तरफ जो है आपका है IIT मद्रास। अगला बच्चे, 1 जनवरी 2026 से हुंडई इंडिया के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? हुंडई इंडिया कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना है। ठीक है, जापानीज कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर है, और इनके हेड के रूप में जो है आपका, बल्कि कहेंगे कि पहली बार इंडिया के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, ठीक है, इंडिया के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो तरुण गर्ग, नाम याद रखेंगे, तरुण बच्चे। ठीक है, तरुण गर्ग पूरा नाम है इनका, आपको नाम याद रखना है। ठीक है, तरुण गर्ग पूरा नाम है, इनको जो है अपॉइंट किया गया है MD के रूप में। ठीक है, हुंडई
इंडिया, तरुण गर्ग नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के MEA ने बीजिंग, संघाई और ग्वांगझू में भारतीय वीजा सेंटर चलाने के लिए किस कंपनी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ठीक है, भारत के MEA ने बीजिंग में, संघाई में, ग्वांगझू में भारतीय वीजा सेंटर चलाने के लिए, भारतीय वीजा सेंटर चलाया जाएगा BLS इंटरनेशनल के द्वारा। कंपनी का नाम याद रखना, BLS इंटरनेशनल जो है कंपनी का नाम है। इनके द्वारा जो है भारत के लिए जो चाइना में बचे अलग अलग जगह है ना, ग्वांगझू में, संघाई में, बीजिंग में जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर चलाए जाते हैं ना, वो इस कंपनी को जो है आपका टेंडर दिया गया है। अगला है 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 6 से लेकर के 9 दिसंबर 2025 तक होना है। ये कहाँ पर होना है इस बार? तो ये होगा आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, ये बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के फेस्टिवल, IISF। ठीक है, साइंस फेस्टिवल होता है ये, है ना, साइंस फेस्टिवल होता है। इस बार जो है आपका ये होगा दिसंबर में, और इस बार जो है आपका ये होगा चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे होना है इसे होना है चंडीगढ़ में। 11th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। इस बार जो है आपका बच्चे चंडीगढ़ में से होना है, दिसंबर के महीने में आपका ये दिखेगा आपको। अगला है, किस कंपनी ने AI मॉडल सेल टू सेंटेंस स्केल 27B, ठीक है, इसे शॉर्टकट में जो है आपका C2S स्केल बनाया है, जो कि कैंसर रिसर्च में मदद के लिए अलग अलग सेल्स की भाषा को डिकोड कर सकता है। अब ये आपका इंटरेस्टिंग है, कंपनी का नाम याद रखना। एक AI मॉडल है बच्चे, AI मॉडल का नाम क्या है आपका? C2S स्केल। ठीक है, C2S स्केल है, और C2S स्केल में आपको याद रखना है कैंसर रिसर्च। ठीक है, कैंसर रिसर्च में बच्चे आपका हेल्प करेगा, अलग अलग भाषाओं में जो है इसे ये ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा। तो गूगल डीप माइंड के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, और साथ में येल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या आएगा? ऑप्शन में गूगल ही दिया हुआ है, तो गूगल ही बच्चे हम कहेंगे, है ना, गूगल के द्वारा जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, तो गूगल डीप माइंड और येल यूनिवर्सिटी दोनों के द्वारा इसे जो है आपका डेवलप किया गया है। अगला है 17 अक्टूबर को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एसोचेम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी कंपनी बची आपके कॉमर्स और इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनका जो एक एसोसिएशन है जिसे हम एसोचेम कहते हैं। तो एसोचेम के हेड के रूप में इस बार किसे चुना गया है? इनका नाम याद रखना, इनका नाम है निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, निर्मल कुमार मिंडा नाम है, इसके हेड के रूप में इनको चुना गया है। 17 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट फेरबदल के दौरान गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? अपॉइंटमेंट की न्यूज है, हर्ष सांघवी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, हर्ष सांघवी। भूपेंद्र पटेल बच्चे यहाँ पे क्या है? CM है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके डेप्यूटी CM बनाया गया है वो है आपके हर्ष सांघवी। ठीक है, ये जो है बच्चे क्या बने हैं? डेप्यूटी CM बने हैं। अभी डेप्यूटी CM का पद जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी स्टेट में, है ना। तो डेप्यूटी CM जो पद बना है ना आपका, इसके पीछे रीजन क्या है? वैसे डेप्यूटी CM कोई संवैधानिक पद नहीं है, कहीं पे संविधान में लिखा नहीं कि CM के साथ में डेप्यूटी CM भी होना जरूरी है। आपको पता है कि जब सरकारें बन रही हैं, अभी हम नेशनल लेवल पे देखेंगे, स्टेट लेवल पे देखेंगे, तो ये गठबंधन की सरकारें होती है ना। तो गठबंधन की सरकार जब होती है तो गठबंधन में अलग अलग पार्टीज होती है, हर पार्टी के नेता को खुश रखना जरूरी होता है ना। तो अगर 2 पार्टीज हैं और दोनों पार्टियों के कॉन्ट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट बन रही है, तो एक पार्टी के नेता को CM बना दिया, दूसरे को डिप्टी CM बना दिया। ठीक है, नाम याद रखना इनका। अच्छा, अक्टूबर 2025 में भारत और कोरिया गणराज्य ने अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम है इन रोकिन। ठीक है, इन रोकिन। अब इसमें बेसिकली बच्चे आपका क्या है ना, देखना इसको याद तो आप रहेंगे, IN से आपको इंडिया याद रहेगा। ठीक है, KN से जो है आपको कोरिया याद रहना चाहिए। ठीक है, इन रोकिन नाम है इसका, इसे आप याद रखेंगे। इंडिया और कोरिया के बीच में आपका ये हुआ है। ठीक है, होता है, और ये आपका पहली बार हुआ है, नौसैनिक अभ्यास है। इस बार कहाँ पे हुआ है? साउथ कोरिया में। ठीक है, दक्षिण कोरिया में ही बच्चे आपका इस बार हुआ है। ठीक है, साउथ कोरिया में। अगला है, किस संगठन ने 1 लाख रुपए के इनाम वाले ऑफिशियल आधार मैस्कट को डिजाइन करने के लिए पूरे देश में कॉन्टेस्ट शुरू किया है? ये न्यूज आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी भी है, आप पैसा कमा सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने आपके लिए पैसा कमाने का एक मौका जो है बच्चे लाया है। अगर आप में से किसी की ड्राइंग अच्छी है, या फिर आप किसी आपने ऐसे फ्रेंड को, भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे घर में, है ना, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है आपके आसपास जिसकी ड्राइंग अच्छी है, जिसकी इमेजिनेशन अच्छी है, अच्छा कलाकार है, उसको बच्चे ये बताना आप। ठीक है, ये आप बताइएगा उन्हें। एक्चुअल में क्या हुआ है, सरकार ने
बच्चों से लोगों से, भारत के लोगों से जो है एक मैस्कट डिजाइन करने को कहा है। मैस्कट किसका होगा? ये ऑफिशियली आधार का मैस्कट होगा, है ना, आधार तो सभी को पता है, तो आधार का मैस्कट होगा। ये जो है आपका डिजाइन करने के लिए कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, 31 तारीख तक जो है इसके सबमिशन की लास्ट डेट है। तो जिसको भी आप बताएं उसको ये भी बताएं कि जल्दी जल्दी बनाना है, इसको जो है सबमिट करना है 31 तारीख तक। उसके बाद में जो है बच्चे आपका चुना जाएगा, जिसका मैस्कट सबसे बेहतरीन होगा उसको जो है 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, पैसा कमाने की जो है स्कीम मैंने आपको बताई है। अगर आपकी भी ड्राइंग अच्छी है तो इस कंपटीशन में भाग लेना बच्चे, ठीक है। और अगर आपके किसी जान पहचान वाले बच्चे की, साथी की, भाई बहनों की किसी भी की ड्राइंग अच्छी है तो उसको जो है इसमें पार्टिसिपेट करवाना है, कम से कम कुछ दिन दिमाग तो चलेगा, है ना। तो ये जो है आपका मैस्कट है, मैस्कट बनाना है, ठीक है। हो सकता है कि आप ही का मैस्कट जीत जाए, फिर हम यहीं पे जो है करंट अफेयर की क्लास में उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो कोशिश करना, 31 तारीख तक जो है इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है, कंपटीशन है, जो सबसे अच्छा बनाएगा उसको जो है आपका ऑफिशियल मैस्कट चुना जाएगा, है ना। तो ये बच्चे आपको याद रखना है। UIDAI है, माई गवर्नमेंट है, नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ID है। तो इसमें जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे ये है आपका UIDAI, ठीक है, UIDAI। और इन्होंने किसके जरिए कराया है ना, ऐसे जो कॉन्टेस्ट जो होस्ट जो प्लेटफॉर्म कर रहा है वो है आपका माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म है आपका mygovernment.in, इस पे जाना आप, वहां पे मिल जाएगा आपका। 31 अक्टूबर तक जो है बच्चे इसका आपका लास्ट डेट है, ओपन रहेगा ये, ठीक है। और 31 अक्टूबर को जो है आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए मिलेगा? 1 लाख रुपए जो है आपका मिलेगा। CEIR पोर्टल के जरिए खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस पाने में भारत का कौन सा स्टेट है जो कि सबसे आगे है? ये है आपका तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना इंडियन स्टेट ने बच्चे एक आपका प्लेटफॉर्म है, ये है आपका CEIR पोर्टल, ठीक है, CEIR पोर्टल। तो CEIR पोर्टल पे बेसिकली क्या है, आपका जितने भी मोबाइल फोन्स हैं जिनके चोरी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, ठीक है, उनको जो है यहाँ पे बच्चे आपका रजिस्टर किया जाता है ना। तो उसके जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो फिर आपको पता है IP एड्रेस होता है डिवाइस का, है ना, ट्रैकिंग सिस्टम होता है। तो उससे जो है क्या 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 जो ये आपके रजिस्टर्ड फोन है ना, तो उनको जो है पता लगाया जा सकता है, उनको वापस लाया जा सकता है। तो इस मामले में यानी कि ये कह सकते हैं कि CEIR पोर्टल का सबसे अच्छा इस्तेमाल अभी तक किसने किया है? तो तेलंगाना ही ने किया है, ठीक है। अभी तक बच्चे आपका अक्टूबर 16 2025 तक सबसे ज्यादा 10 कितने 1 लाख फोन जो है इन्होंने रिकवर किए हैं। तो तेलंगाना जो है इस मामले में आपका पहले नंबर पे रहा है, ठीक है, CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करने में। अगला बच्चे, अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में योगदान के लिए एबल प्राइज 2025 किसे दिया गया है? एबल प्राइज दिया जाता है आपका मैथमेटिशियन को, ठीक है, मैथमेटिशियन को दिया जाता है। इस बार जो है मासाकी काशीवारा, मसाकी काशीवारा का नाम याद रखेंगे, इन्होंने बच्चे जीता है। और किस लिए जीता है? अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, ठीक है। तो एबल प्राइज जो है इसे कहते हैं मैथमेटिक्स का नोबेल, ये मैथमेटिक्स का नोबेल है, इन्होंने जो है बच्चे इस बार जीता है। जापानीज मैथमेटिशियन है, नाम है इनका मासाकी काशीवारा। अगला, किस राज्य ने युवाओं को ग्लोबल करियर के लिए मजबूत बनाने के लिए CM फ्लाइट पहल शुरू की है? CM फ्लाइट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये आपको याद रखना है बच्चे। CM फ्लाइट है और ये है आपका असम, ठीक है, असम। अब हमारे देश में रोजगार की स्थिति सभी को मालूम है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारे देश में रोजगार नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में खास करके अगर हम बात करें तो युवा जो है बाहर की तरफ देखते हैं, है ना, बाहर मतलब कि दूसरी कंट्रीज में जो है रोजगार के अवसर ढूंढते हैं। अब दूसरी जगह जॉब पाने के लिए बच्चे आपके 2 चीज होना बहुत जरूरी है ना। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन है, दूसरे देश में जाएंगे, काम करने जाएंगे तो कम्युनिकेट कर पाए वहां पे, इसके लिए जो है फॉरेन लैंग्वेज सीखना, फॉरेन लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है। तो असम की सरकार जो है बच्चों को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखा रही है, ठीक है, उनको जो है स्किल सिखा रही है ताकि वो दूसरी कंट्रीज में जाकर के भी रोजगार के जो अवसर है वो ढूंढ सके, ठीक है। तो फॉरेन लैंग्वेज बच्चे इनिशिएटिव है, ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट नाम है इसका, और शॉर्टकट है इसका CM फ्लाइट, ठीक है, CM फ्लाइट। फ्लाइट में जो FL है ना, ये है आपका फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है बच्चों के लिए, खास करके यूथ के लिए, ताकि वो बाहर भी जाकर के अपने लिए जो है रोजगार के अवसर पैदा कर सके। अगला बच्चे, 1.4 बिलियन डॉलर के नेटवर्थ के साथ में अरबपति क्लब में शामिल होने वाले पहले एक्टर कौन बन गए हैं? भारत के हैं, नाम है इनका शाहरुख खान, ठीक है।
कितना है 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ में शाहरुख खान पहले एक्टर बन गए हैं बिलियनियर क्लब को ज्वाइन करने वाले। इनके जो अब एज ए एक्टर तो बच्चे आप लोग इनको जानते ही हैं, ठीक है। साथ में जो है एक बिजनेस वेंचर कंपनी का नाम है आपका, प्रोडक्शन कंपनी है रेड चिलीज, ठीक है, ये भी इनकी है। और आईपीएल की क्रिकेट टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। आई थिंक केकेआर तो अधिकतर बच्चों को पता होगी, कोलकाता नाइट राइडर्स है ना, ये जो आपकी टीम है आईपीएल में, शाहरुख खान की टीम है। और जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है ये भी इनका प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है। तो मतलब सिर्फ एक्टर नहीं है, बाकी भी इनके पास जो है कमाने के जरिए है, ठीक है। तो जो भी इनके नेटवर्थ है बच्चे अभी 1.4 बिलियन हो गई है, तो बिलियनियर की ग्रुप में पहुंचने वाली है, पहले भारतीय एक्टर बने हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए समान अवसर पॉलिसीज पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति कमेटी में शामिल होने वाले कर्नाटका के पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, याद रखना इसे। ट्रांसजेंडर अधिकार के लिए समान अवसर पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, ठीक है। अब इस कमेटी में जो है बच्चे पहले मतलब ऐसे मेंबर हैं, पहले ऐसे मेंबर हैं जो कि ट्रांसजेंडर है खुद से, ठीक है। तो ये कर्नाटका के हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, पहले ट्रांसजेंडर है इसके मेंबर बनने वाले, ये हैं आपके अक्कई पद्मशाली, ठीक है। नाम याद रखेंगे, अक्कई पद्मशाली इनका नाम है। पहले ऐसा ट्रांसजेंडर है जिनको कि इस कमेटी में एक मेंबर के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अक्कई पद्मशाली इनका नाम है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर बने हैं, पर्सन बने हैं फ्रॉम कर्नाटका टू बी पार्ट ऑफ एससी अपॉइंटेड पैनल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का है बच्चे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के प्री इवेंट के तौर पर एआई इम्पैक्ट समिट 2025 को किस भारतीय राज्य ने होस्ट किया है? ये भी आपका इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये आपका जो है कहाँ पर, कौन से स्टेट ने होस्ट किया है? तो ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, एआई समिट उत्तराखंड। किस संगठन ने महिलाओं के नेतृत्व वाली एमएसएमईज को मेंटरशिप और ग्लोबल मार्केट सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने के लिए वी राइज पहल शुरू की है? वी, ठीक है, राइज, ये बच्चे एक इनिशिएटिव है, ये आपका एक इनिशिएटिव है। इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनिशिएटिव शुरू किया गया है? यह आपका नीति आयोग का, ठीक है, ये आपका बच्चे नीति आयोग है। नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है जो कि ऐसे एमएसएमईज के लिए, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको कि वुमन ओन करती है, महिलाएं चलाती हैं, ठीक है, उन बिजनेसेस को जो है आपका उनको मेंटरशिप और ग्लोबल मार्केट सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्ट के लिए तैयार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये बिजनेसेस जो है वैसी बातें बच्चे एमएसएमई है तो छोटे स्तर पे काम करती हैं, ठीक है, एक स्टेट में ही चल रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल रहा है, तो इनको जो है ग्लोबल लेवल पे लाने के लिए, अब ग्लोबल लेवल पे लाने के लिए जो है इनको मेंटरशिप प्रोग्राम के जरिए जोड़ा जाएगा, इनको चीजें सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो वुमेन लीड जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो महिलाओं के द्वारा जो बिजनेसेस लीड किए जा रहे हैं उनके लिए जो है आपका वी राइज नाम की एक इनिशिएटिव शुरू की गई है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म डीपी वर्ल्ड के द्वारा जो है आपका अनाउंस किया गया है ज्वाइंट इनिशिएटिव, नाम है इसका वी राइज। 2023-24 के लिए भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR, इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चे, यह आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023-2024 रिसेंट एक डेटा रिलीज हुआ है। अब ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? हमारे देश में टोटल जितनी लेबर का मतलब श्रमिक है ना, जो लोग श्रम से रिलेटेड हैं, श्रमिक वाला काम करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब ये कह सकते हैं ये काम करने वाले जो लोग हैं, उन टोटल काम करने वाले लोगों में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन कितना है, वुमन कितना पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो इसी रेट को कहा जाता है बच्चे आपका FLFPR, ठीक है। तो द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि FLFPR इंडिया में 2023-24 की अगर हम बात करें तो ये है आपके 41.7%, ठीक है। और इसने क्या दिखाया है कि इससे पहले जो 2017-18 में रेट थी 23%, उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो करंट रेट बच्चे आपको याद रखनी है, अगर प्रीवियस ईयर से इसे कंपेयर किया जाए तो प्रीवियस ईयर से जो है आपका ये काफी ज्यादा है, ठीक है। इससे पहले जो है आपका 2023-24 से पहले 2022-23 में भी आ चुकी है, ये आपकी 37% थी, लेकिन इस बार जो है आपकी कितनी है 41.7%। अब ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 41 पॉइंट है नहीं, है ना, तो लगभग जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 42% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 100 लोग जो है श्रमिक हैं, 100 लोग अगर श्रमिक है तो 100 में से 42 जो है आपकी महिलाएं हैं, इतना याद रखना, ठीक है।
भारत के किस राज्य में बोडो समुदाय का बौद्ध धर्म ज्यादा माना जाता है और हाल ही में इसे अलग सेंसस कोड भी दिया गया है? यह है बच्चे आपका बाथु रिलीजन। तो बाथु रिलीजन जो है कहाँ के लोग मानते हैं, ये है आपका असम। वैसे यहाँ पे आपका काफी आसान होगा गेस करने के लिए, क्योंकि बच्चे बोडो कम्युनिटी, ठीक है, बोडो कम्युनिटी के लोग कहाँ पे मिलेंगे आपको? असम में मिलेंगे, ठीक है। तो वहीं पे जो है बच्चे यहाँ पे लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स हैं, बौद्ध धर्म के जो आपके फॉलोवर्स हैं, उनको जो है एक अलग से सेंसस कोड भी दिया गया है, ठीक है, असम में है आपकी। अच्छा, चाइना के नानजिंग में आर्चरी वर्ल्ड का फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड आर्चर कौन बनी है? नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि ज्योति सुरेखावनम ये कौन से खेल की खिलाड़ी है? तो ये है आपकी आर्चरी, ठीक है, आर्चर ही है बच्चे, आर्चर यानी कि तीरंदाज, ठीक है, तीरंदाज है। और आर्चरी के वर्ल्ड कप में जो है इन्होंने क्या किया है? भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अच्छा, पुणे में हुए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है दस्तलिक। भारत ने यहाँ पे किसकी सेना के साथ में यहाँ पे हिस्सा लिया है? तो दस्तलिक जो है आपका ये इंडिया के बीच में और भारत के बीच में होता है, ठीक है। सॉरी ये आपका इंडिया के बीच में और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। यू इसे याद रखना बच्चे, ठीक है, यू है आपका उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आपका दस्तलिक होता है, ठीक है। इस बार जो है आपका ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है, महाराष्ट्र पुणे में आपका ये आयोजित इसका किया गया है, ठीक है, पुणे में हुआ है इस बार का। प्रोटेक्टेड एरिया सस्टेनेबिलिटी में इनोवेशन के लिए WCPA कैंटन मिलर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? प्रोटेक्टेड एरिया सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब है जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हमारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और इसमें बच्चे आपका एक आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क की महानिदेशक है, नाम है इनका डॉक्टर सोनाली घोष, ठीक है। और डॉक्टर सोनाली घोष ने कैंटन मिलर पुरस्कार पाया है और ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बनी है, ठीक है। सोनाली घोष को याद रखना है आपको। कॉडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हब्स CCSCH, इसके जरिए भारत की लीडरशिप में कितने मसालों को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है? तो ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि 19 स्पीसीज, ठीक है, 19 स्पाइसेस, ये आपके 19 मसाले हैं जिनको बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, इसका नाम है आपका CCSH, ठीक है, CCSCH। तो ये आपका कोडेक्स कमिटी है स्पाइसेस एंड कुलिनरी हब्स के लिए, ठीक है। और बेसिकली बच्चे एक तरीके से सर्टिफिकेशन होता है ना जैसे, तो इंडिया लीडरशिप के जरिए जो है इन्होंने क्या किया है, 19 स्पाइसेस को, ठीक है, 19 स्पाइसेस को जो है आपका स्टैंडर्ड होने का या फिर स्टैंडर्डाइज्ड जो है आपका किया है, ठीक है। बस आपको नंबर ऑफ स्पाइसेस याद रखना है कि 19 स्पाइसेस को जो है इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया है। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डायबिटीज के घावों के संभावित इलाज के तौर पर सिनापिक एसिड की खोज की है? ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आप याद रखना, भारत की ही यूनिवर्सिटी है बच्चे, ये है आपकी नागालैंड, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है। और यहाँ के जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, उन्होंने ये बताया है कि जो डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज बीमारी से जो घाव होते हैं, ठीक है, डायबिटीज से जो वाउंड्स होते हैं, घाव होते हैं, उनका इलाज जो है सिनापिक नाम के एसिड से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो नागालैंड यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा ये आपका बताया गया है सिनापिक एसिड, ठीक है। सिंपल भाषा में पूछा जाएगा कि सिनापिक एसिड जो है आपका कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो डायबिटीज के घावों को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। FAO के ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, GFRA, ठीक है, FAO एक रिपोर्ट आई है आपकी, इसका नाम बच्चे GFRA, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। बेसिकली ये बताया गया है कि वनों की स्थिति क्या है पूरी दुनिया भर में, ठीक है, पूरी दुनिया भर में वनों की स्थिति क्या है। FAO का बच्चे आपका ये क्या है, एक रिपोर्ट आई है और इसमें जो है अलग अलग देशों को उनकी स्थिति के हिसाब से रैंक किया गया है। भारत की जो स्थिति है उसके अनुसार भारत जो है दुनिया भर में 90 नंबर पे है, ठीक है। भारत की रैंक याद रखना, भारत दुनिया भर में बच्चे आपका 90 नंबर पे है। रिपोर्ट का नाम याद रखना, ये है आपकी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सिंपल से ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जारी की है, तो रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है किसके द्वारा? FAO के द्वारा, ठीक है। इंडिया हैज मूव्ड अप टू 9th, भारत जो है 90 नंबर पे आया है टोटल फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से।
इंडिया कंटिन्यूज टू मेंटेन थर्ड पोजीशन वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ नेट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, ठीक है, मतलब कि वो देश जिन्होंने कि फॉरेस्ट एरिया को गेन किया है, मतलब कि बढ़ाया है अपने फॉरेस्ट एरिया, उसकी कैटेगरी में जो है भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक है, उसकी कैटेगरी में जो है भारत आपका तीसरे नंबर पे है। इंडिया रैंक 5, इंडिया को 5वां नंबर मिला है अमंग द टॉप ग्लोबल कार्बन सिंक्स, ठीक है, कार्बन सिंक जहां पे सबसे ज्यादा है उस कैटेगरी में भारत आपका 5वें नंबर पे है, ठीक है। दूसरा आपका बच्चे क्या है, पर ईयर ड्यूरिंग, चलिए हाँ बस ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो जो GFRA की जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना, सबसे ज्यादा टोटल फॉरेस्ट एरिया किसका है, उसके अकॉर्डिंग भारत जो है 90वें नंबर पे है, ठीक है। अगर हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है, ठीक है, ग्रोथ के मामले में भारत जो है आपका तीसरे नंबर पे है, और कार्बन सिंक के मामले में भारत जो है आपका 5वें नंबर पे है ना, सबसे ज्यादा। वैसे बच्चे यही पोजीशन पूछी जाएगी आपकी ग्लोबल ये टोटल फॉरेस्ट एरिया वाली, और रिपोर्ट का नाम याद रखना, इसे जो है आपका GFRA 2025 का नाम दिया गया है, FAO के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। कौन सा लैटिन अमेरिकी देश यूथेनेशिया को कानूनी बनाने वाला पहला देश बना है जिससे कि लाइलाज बीमारी वाले मरीजों को मेडिकल मदद से मरने की इजाजत मिली है? इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। लैटिन अमेरिका में एक कंट्री है, कंट्री का नाम है उरुग्वे। लैटिन अमेरिका भी है, आपको बताया था मैंने ना, तो ये बच्चे आपका उरुग्वे देश है, ये मिलेगा आपको कहाँ पे, दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, उरुग्वे कंट्री है। एक शब्द बच्चे आपका है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब क्या है, ये शायद मैंने आपको NHPC वाले उसमें बताया था। यूथेनेशिया का मतलब क्या है, जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि लाइलाज है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति कोमा में चला गया है ना, कोमा में चला गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बीमारी 1000 प्रकार की ऐसी हो सकती हैं जिसका कि कोई इलाज ही नहीं है, और लगातार उस व्यक्ति को जो है किसी मेडिकल असेसमेंट के अंतर्गत रखा गया है, मतलब उसको हमेशा जो है दवाइयाँ चाहिए, या फिर हमेशा जो है वो व्यक्ति आपका व्हील चेयर पे ही है, या फिर उसको जो है आपका मतलब ऐसी स्थिति कि वो जी भी नहीं पा रहा है, ठीक है, और वो सही से जो है मर भी नहीं पा रहा है ना, तो ये जो स्टेज हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ में, उस केस में बच्चे आपका एक राइट होता है ना। अब ये राइट हर कंट्री नहीं देती है, तो इसे जो है आपका इच्छा मृत्यु कहते हैं, उसे यूथेनेशिया कहा जाता है ना। तो यूथेनेशिया का मतलब क्या है, मतलब ये सुसाइड से अलग है, सुसाइड नहीं है ये, ठीक है। यूथेनेशिया का मतलब क्या है कि अगर वो व्यक्ति चाह रहा है, अगर वो कॉन्शियस है तो, है ना, अगर कॉन्शियस नहीं है तो व्यक्ति के घर वाले अगर ऐसा चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति को इस दर्द से, है ना, जिस सिचुएशन में वो है उस सिचुएशन से निजात दिलाई जाए, ठीक है, तो मेडिकली जो है पॉसिबल है, कोई भी ड्रग देकर के जो है इंसान की जीवन लीला खत्म की जा सकती है, ठीक है, तो इसे कहते हैं बच्चे इच्छा मृत्यु या फिर यूथेनेशिया। तो यूथेनेशिया के ऊपर बहुत बड़े बड़े डिस्कशन होते हैं, हमारी कंट्री में अभी ये लीगल नहीं है, तो अभी रिसेंटली एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ये है आपका उरुग्वे, जिन्होंने कि यूथेनेशिया को कानूनी बनाया है, और पहले लैटिन अमेरिकन कंट्री बना है ये, जिन्होंने कि यूथेनेशिया को कानूनी बनाया है, ठीक है। तो यूथेनेशिया का मतलब याद रखना, इच्छा मृत्यु कह सकते हैं, है ना, लेकिन ये सुसाइड से अलग है, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु में जो है आपका अगर व्यक्ति खुद कॉन्शियस है, खुद कह रहा है कि कर दो, है ना, या फिर घर के जो आपके उनके जो घर वाले हैं, उनके जो पेरेंट है, गार्जियन है ना, वो जो अगर ऐसा कह रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार अगर मेडिकली पॉसिबल है ना, तो उनको जो है बच्चे खत्म करने की इजाजत, वही यूथेनेशिया है। तो लैटिन अमेरिका कंट्री है ये है आपका उरुग्वे। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करेंगे, पूरे हफ्ते भर की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं, ठीक है। सेशन की PDF आपको मेक इट इजी मैकेनिकल पे मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है सारी की सारी खबरें आपको मिलेगी। पूरे हफ्ते भर आप लोगों ने खबरें नहीं पढ़ी हैं तो इस सेशन की हेल्प से जो है आपको बच्चे न्यूज़ कवर कर लेनी है, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।